Hi students, welcome back. Today we are going to discuss a very important topic from Biographia Literaria, that is chapter 18. तो चैप्टर 18 में क्या खास है जिसे सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा है और यह कैसे एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं कॉलरिज के द्वारा, वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे। 10 पॉइंट्स में मैं इसे डिस्कस करूंगा और आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ देयर इन दिस चैप्टर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो एज यू नो दैट ये बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है वो कॉलरिज का बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, और यह जो डिस्कस करता है वो क्या डिस्कस करता है? नेचर एंड फंक्शंस ऑफ पोइट्री। साथ ही साथ रोल ऑफ द पोएट, कि पोएट का क्या रोल होता है, एंड डिस्टिंक्शन, डिफरेंस, क्या डिफरेंस है पोएट्री और प्रोज में। बेसिकली यह जो चैप्टर है इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करता है। तो हम लोग इसको पॉइंट के फॉर्म में देखते चलेंगे। चलिए हम लोग इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं। पहला है डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, यानी कविता की क्या परिभाषा है। कॉलरिज यहाँ जो है एक बहुत ही ओरिजिनल, जिसको हम सेमिनल भी कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ पोइट्री देते हैं और कहते हैं द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, यानी वैसे शब्द जो सबसे अच्छे हों और एक बहुत ही सबसे अच्छे ऑर्डर में लिखे गए हों, उसे वो पोइट्री कहते हैं। ठीक है, वो एम्फेसाइज करते हैं कि कैसे यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहिए हम लोग को वर्ड्स को जो इवोक करे ब्यूटी और ट्रूथ को। ठीक है, और ये हारमोनियस होना चाहिए ताकि ये क्रिएट कर सके इमोशनल इम्पैक्ट को, हमारे ऊपर भावनात्मक प्रभाव को ला सके। ये जो डेफिनेशन है वो कॉलरिज का जो एक बिलीफ है वो यह बताता है कि यह यूनिटी ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट है। यानी उनके डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिटी है फॉर्म एंड कंटेंट में। ठीक है, तो ये कॉलरिज का डेफिनेशन ऑफ पोइट्री है इस चैप्टर में। दूसरा है पोइट्री वर्सेस प्रोज। पोइट्री और प्रोज में क्या डिफरेंस है वो बताते हैं। वो कहते हैं कि जो डिफरेंस है पोइट्री और प्रोज में वो केवल सब्जेक्ट मैटर में नहीं होता है, नॉट इन देयर सब्जेक्ट मैटर, यानी जो मैटर लिया गया है, जो विषय लिया गया जिस पर लिखा जाए, बल्कि इसका जो इसेंस है, इसको सार कहते हैं या हम थीम कहते हैं, और इसका पर्पस क्या है, इस पोइट्री का पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है। पोइट्री जो है वो सिर्फ इसमें पोइट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लैंग्वेज नहीं होता है, बल्कि इसमें एम एट प्रोडक्शन ऑफ प्लेजर, इसमें आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, इमेजिनेटिव होना चाहिए, इमोशनल इंगेजमेंट होना चाहिए। अगर कोई पढ़ रहा है तो वो इमोशनली इंगेज हो जाए पोइट्री में। ठीक है, दूसरी तरफ प्रोज जो होता है, अगर कंट्रास्ट में देखें प्रोज को, तो ये जो मेन इसका जो उद्देश्य होता है प्रोज का, वो होता है फोकस करना, नॉलेज को कन्वे करना, जो ज्ञान है उसको दिखाना, और विदाउट द एलिमेंट ऑफ इमेजिनेटिव चार्म। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें इमेजिनेटिव चार्म हो, यानी कल्पना के साथ साथ वह आकर्षण उसमें हो, ये ज़रूरी नहीं है। प्रोज में ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पोइट्री में क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट ऑफ लैंग्वेज, प्लेजर इससे मिलना चाहिए, इमेजिनेटिव और इमोशनल इंगेजमेंट इसमें होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज। रोल ऑफ इमेजिनेशन, वो बताते हैं कि इमेजिनेशन का क्या रोल होता है पोइट्री में। वो कहते हैं कि पोइट्री में इमेजिनेशन जो है एज अ इसेंस ऑफ पोइट्रिक क्रिएशन, ये पोइट्रिक क्रिएशन का इसेंस है, मेन सार तत्व यही है। वो डिस्टिंग्विश करते हैं, बताते हैं कि दो तरह के इमेजिनेशन होते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन को कहते हैं कि यह एक यूनिवर्सल होता है, इसमें क्रिएटिव फोर्स होते हैं जो कि हर ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक है, और इस पूरे वर्ल्ड को ऐसे ही परसीव किया जाता है, जो देखता है लोग, जो महसूस करते हैं लोग, वो सेंसरी नर्व्स की मदद से या सेंसरी इंप्रेशंस की मदद से, जो हमारा सेंस दिखाता है उसकी मदद से हम लोग उसको ग्रास्प करते हैं। दैट इज़ प्राइमरी इमेजिनेशन। लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो बहुत हायर होता है, आर्टिस्टिक फैकल्टी
इसको यूज़ करते हैं लाइक पोएट्स, और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और क्रिएट करते हैं रियलिटी को, ठीक है, एंटायरली न्यू एंड मीनिंगफुल। यह बिल्कुल नया होता है, जो प्राइमरी इमेजिनेशन है उससे लेकर यह बिल्कुल नया क्रिएट किया जाता है और यह मीनिंगफुल होता है। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो पोइट्री में सेकेंडरी इमेजिनेशन ही मेन इमेजिनेशन है, ऐसा उनका मानना है। रोल ऑफ फैंसी। इमेजिनेशन और फैंसी में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस बताते हैं कि यहाँ कंट्रास्ट बताते हैं। फैंसी जो है और इमेजिनेशन दोनों में बहुत अंतर है, और वो अंतर दिखाते भी हैं। वो कहते हैं कि जो फैंसी होती है वो लेसर क्रिएटिव फैकल्टी है, इसमें क्रिएशन और क्रिएटिविटी बहुत कम होती है। फैंसी जो है सिर्फ क्या करती है, ये रीअरेंज करती है एग्जिस्टिंग इमेजेस को, जो पहले इमेजेस हमारे दिमाग में बने हैं उसको सिर्फ रीअरेंजमेंट करना उसका काम है। लेकिन जो इमेजिनेशन है वो बहुत ही प्राइमरी होती है और ये होल्ड करती है प्राइमेसी को, जो पहले उसने देखा है वो इसमें दिखाया जाता है। और फैंसी का जो रोल होता है वो इमेजिनेशन को हेल्प करने में होता है, यह एक सप्लीमेंट्री रोल निभाता है और यह ऑर्नामेंटल डिटेल्स को दिखाता है। यानी इसका जो रोल होता है सिर्फ वो ऑर्नामेंट यानी उसको सजाने संवारने में काम आता है, ठीक है, इमेजिनेशन को हेल्प करती है फैंसी, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। अगला पॉइंट है एम्फेसिस ऑन इमोशन ब्यूटी। पोइट्री का जो रोल होता है कॉलरीज के अनुसार, वो कहते हैं कि इसको इवोक करना चाहिए इमोशन। अगर ये इमोशन पैदा नहीं कर सकती है कविता तो अच्छी कविता है नहीं, ठीक है। साथ साथ इसका जो रिस्पॉन्स होता है इमोशनल होता ही है, और इसमें सेंस ऑफ ब्यूटी भी दिखाया जाता है, ठीक है, सुंदरता होनी चाहिए उसमें। और जो पर्पस ऑफ पोइट्री है वो सिर्फ इंस्ट्रक्ट करना नहीं होता है, बल्कि ये डिलाइट देती है, डिलाइट करती है मतलब खुश करती है। प्रोफाउंड एक्सपीरियंस, बहुत ही गहरा अनुभव हमें देती है, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है प्लेजर एंड इंटेलेक्चुअल इंसाइट। आनंद के साथ साथ बौद्धिक क्षमता भी पैदा करती है, ये इसका रोल होता है। तो इमोशन और ब्यूटी का जो एम्फेसिस है वो पोइट्री का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनिक यूनिटी इन पोइट्री। पोइट्री अगर एक फुल बॉडी है तो इसके बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे। तो कॉलेज आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि जो ट्रू पोएम है इसके अंदर होती है चीज़ें ऑर्गेनिक यूनिटी, जहां ऑल पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के साथ सब जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर डिपेंड हैं, ठीक है। और इसका एक ओवरऑल इफेक्ट दिखाई पड़ता है, ठीक है, कविता में। वो कंपेयर करते हैं पोएम को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसा मैंने पहले बोला। और फॉर्म एंड कंटेंट जो है वो इनसेपरेबली फ्यूज्ड होते हैं, यानी इनको अलग नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तभी यह एक ऑर्गेनिक यूनिटी आप देख सकते हैं किसी भी पोइट्री में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ आइडियाज़। चूंकि वर्ड्सवर्थ के कुछ आइडियाज़ को वो मानते हैं और कुछ आइडियाज़ को वो नकार देते हैं, तो इस चैप्टर में बहुत ही सूक्ष्मता से, सटलिटी के साथ वो क्रिटिक करते हैं वर्ड्सवर्थ के उस सोच को, नोशन को, जहाँ पर वो यानी प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में जो वर्ड्सवर्थ ने दिखाया है उससे थोड़ा ये डिफ़र करते हैं। वो कॉलेज किसी किसी बात पर एग्री करते हैं, ठीक है, सर्टेन एस्पेक्ट्स पे एग्री करते हैं, जैसे इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो डिफ़र करते हैं, वो नहीं मानते किन चीज़ों को, कि लैंग्वेज की सिंप्लिसिटी ज़रूरी नहीं है। कॉलेज का मानना है कि पोइट्रिक लैंग्वेज जो है वो ट्रांसेंड करना चाहिए, उसको अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए एवरीडे स्पीच से। लेकिन वर्ड्सवर्थ कहते थे कि लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो एवरीडे लैंग्वेज होनी चाहिए पोइट्री में, लेकिन कॉलरीज ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन कॉलरीज कहते हैं कि लैंग्वेज ऐसी हो जो एवरीडे से हटकर हो, लेकिन स्टिल रिमेन एक्सेसिबल, लेकिन जिसको समझा जा सके और लोग समझ भी सकें, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। द रोल ऑफ इमेजिनेशन के बारे में वो कहते हैं, कॉलरीज कहते हैं कि कॉलरीज प्लेसेस ग्रेटर एम्फेसिस, ठीक है, और वो ज़्यादा उस पर एम्फेसिस देते हैं, जोर देते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इमेजिनेशन। वैसी इमेजिनेशन होनी चाहिए जो ट्रांसफॉर्म कर सके चीज़ों को, और वो वर्ड्सवर्थ की तरह बिल्कुल नहीं चाहते, और वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी लाइफ
को वहाँ डिपिक्ट नहीं किया जाना चाहिए, रिफ्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो डिफरेंट हो, डे टू डे लाइफ से, ऑर्डिनरी लाइफ से डिफरेंट हो, और ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होनी चाहिए उस पोइट्री में। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉलरिज डिफर करते हैं वर्ड्सवर्थ से। पोइटिक जीनियस कैसे हैं कि कॉलरिज हाईलाइट करते हैं रोल ऑफ पोएट, कि कैसे एक रोल ऑफ पोएट का जो होना चाहिए वो कैसे एक जीनियस होना चाहिए उसे, और वह एक क्रिएटिव जीनियस अगर नहीं होगा तो वह इमेजिनेशन को यूज़ नहीं कर पाएगा, तो वह यूज़ करता है इमेजिनेशन को और ट्रांसफॉर्म करता है मंडेन रियलिटी, जो मोर्टैलिटी के साथ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जो दुनिया में दिखाई पड़ती हैं, वर्ल्डली चीज़ें होती हैं, उसको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करवाती हैं इमेजिनेशन की मदद से ये कविता। और इसमें पोएट का रोल जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और यह एक सबलाइम और ट्रांसेंडेंट होती है, मतलब उत्कृष्ट चीज़ें कविता में देखी जा सकती हैं, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोएटिक जीनियस, यानी जो पोएट होता है उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। वो कहते हैं कि पोएट जो है एक इंटरप्रेटर है, वो एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, रखता है किस चीज़ को, इंटरप्रेटर ऑफ ट्रूथ है, सच्चाई का वह व्याख्या करता है, और केवल ट्रूथ का नहीं बल्कि ब्यूटी का भी, और रिवीलिंग हायर रियलिटीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानवता की जो वास्तविकताएं हैं, रियलिटीज़ हैं, उसको पोएट इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो पोएटिक जीनियस के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। अगला है रिजेक्शन ऑफ मैकेनिकल कंपोजिशन, यानी मशीन की तरह कोई कंपोजिशन नहीं होना चाहिए। कॉलरिज डिसमिस करते हैं उस आइडिया को जो कहते हैं कि पोइट्री कैन बी क्रिएटेड मैकेनिकली थ्रू फिक्स्ड रूल्स, कोई फिक्स रूल के अंदर इन चीज़ों को नहीं लिखा जाना चाहिए, यानी पोइट्री को कंपोज नहीं किया जाना चाहिए। वो इंसिस्ट करते हैं कि इसमें स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। यहाँ पर कॉलरिज के साथ हैं, वो कहते हैं ठीक है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, तो स्पॉन्टेनिटी इसमें होनी चाहिए, स्वच्छंद धारा की तरह बहनी चाहिए कविताएं, और ओरिजिनलिटी इसमें होनी चाहिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ होना चाहिए इसमें जो पोइटिक वर्क है उसमें, और पोएट का जो इमेजिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और इमोशनल इंटेंसिटी इसमें दिखनी चाहिए, यानी भावनात्मक गहराई इसमें होनी चाहिए। तो वो मैकेनिकल कंपोजिशन को रिजेक्ट करते हैं, और स्पॉन्टेनिटी को वो कहते हैं होनी चाहिए उसमें, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, और ये सारे इमोशनल इंटेंसिटी उसमें होनी चाहिए पोइट्री में, तभी वह एक अच्छी कविता होगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन रोमांटिक क्रिटिसिज्म, क्या उनका प्रभाव रहा है रोमांटिक क्रिटिसिज्म में कॉलरिज का। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही फाउंडेशनल है, बहुत एक आधारभूत एक ढांचा देती है रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। वो एम्फेसिस करते हैं इमेजिनेशन के ऊपर, ऑर्गेनिक यूनिटी के ऊपर, इमोशनल पावर ऑफ पोइट्री के ऊपर, और जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स रहे, लेटर क्रिटिक्स रहे, उनके लिए एक प्रकार से ये एक वे देते हैं समझने का कि पोइट्री क्या होनी चाहिए, प्रोज क्या होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है रिप्रेजेंट करता है ब्रेक फ्रॉम न्यू क्लासिकल रूल्स, जो न्यू क्लासिकल रूल्स रहे हैं जिसमें जो पोएट्स होते थे वो नियमों में, कानून में बंध कर, लिखने की तरीक़ों में बंध कर लिखा करते थे, उससे वो उनको अलग करते हैं। ठीक है, और यहाँ प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है रूल्स को, यानी रूल्स को प्रायोरिटी नहीं देनी है, बल्कि रैशनैलिटी होना चाहिए। ठीक है, तार्किकता होनी चाहिए उसमें, इमोशंस होने चाहिए, और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तभी वो इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट बनेगा एक पोइट्री का। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस इनका देखने को मिलता है क्रिटिसिज्म पे। सो फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन, और पाते हैं कि चैप्टर 18 जो है वो स्टैब्लिश करता है एक प्रोफाउंड थिंकर के तौर पे कॉलरिज को, और लिटरेरी थियरी में इनका एक वर्चस्व दिखाई पड़ता है। वो पोइट्री और प्रोज को डिफरेंस करके दिखाते हैं कि कैसे दोनों में डिफरेंस हैं, और एलोबरेट करते हैं फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन का, कि कैसे इमेजिनेशन प्राइमरी सेकेंडरी होती है दोनों तरह की, और वो वर्ड्सवर्थ का क्रिटिक भी इसमें करते हैं। कॉलरिज यहाँ ऑफर कर रहे हैं एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग रोमांटिक पोइट्री, कि रोमांटिक पोइट्री को कैसे समझा जाए, वो एक यहाँ फ्रेमवर्क है ताकि आप समझ सकें कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन न्यू क्लासिकल पोइट्री एंड रोमांटिक पोइट्री। ठीक है, तो यहाँ जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई पड़ती हैं चैप्टर 18 में, एंड हिज आइडियाज़ कंटिन्यू टू रेजोनेट, और यह जो आइडिया है वो हमेशा
देखा जाएगा आगे आगे भी। और नेचर और पर्पस ऑफ आर्ट को ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है, ठीक है, यह चैप्टर। सो इस तरीके से आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है इसका आप समझ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग and like, share and comment. See you in the next video very soon. Till then, bye bye.